Hello learners, welcome to my channel. This channel is truly dedicated to psychology learners, especially for IGNOU students, and you will get so many videos of BA PCH course on this channel, so please do check it out. And if you want to join my private classes, then please do contact on my mail. It is given in the pinned comment. And if you will join the classes, then you will get one-to-one mentoring, plus your practical preparation, plus short assignments, and many more, like free test papers and weekly test and so on, like full preparation of your exams, because IGNOU exams are really tough and their evaluation is really tough. So I'll suggest you to join my private classes. Until then, enjoy these free sessions. Thank you so much. So we have a topic here named psychoanalytical perspective of Freud legacy. ठीक है, psychoanalytic perspective given by the Freud, Sigmund Freud. ठीक है, so Sigmund Freud कब पैदा हुए? 6 में 1856 और 23 में 1856 और 23 सितंबर 1939 में ही died. ओके, ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे and was the founder of psychoanalysis and revolutioned the fields of psychiatry and psychology by proposing his psychosexual stages of lifespan development. आपने देखा था ना कि जब उन्होंने ये psychosexual stages वो लेके आए थे, तब कितना हंगामा हुआ था बेसिकली उस टाइम एरा में. सबने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था कि अरे ये क्या है, ये सिगमंड फ्रॉइड जो है वो तो बिल्कुल सेक्सिस्ट हो रखे हैं और ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं. इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे जो काफ़ी हाईली क्रिटिसाइज्ड भी थे, बट दे वर द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. ओके, सो ये क्या कहते थे कि जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारा डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं सब कुछ अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आ रहा है. फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली पढ़ी थी, ये थ्योरी हमने काफ़ी क्लियरली पढ़ी थी. अगर आप लोगों ने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल पे इसका पूरा वीडियो डला है. इड सुपर ईगो, मतलब पूरी साइको एनालिटिकल थ्योरी के ऊपर पूरा एक अच्छा सा 20-25 मिनट का वीडियो है, इन डेप्थ में सारी चीज़ें हैं, उसमें जाके देख लेना. ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग फिर से बात करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने क्या किए थे. 3 मेंटल स्ट्रक्चर्स दिए थे, id, ego and we have super ego. ओके, तो इड जो है वो वर्क करता है किस पे? इड वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल्स पे. ओके, और जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. एंड देन जो सुपर ईगो है इट वर्क्स ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स. ओके, सो according to Sigmund Freud, every individual has a fixed amount of psychic energy that helps or impedes in the process of personality development by either satisfying certain urges or impulses or by fighting against the impulses or urges. ये दोनों ही तरीके की psychic energies जो है वो हर एक individual के पास रहती हैं. या तो हम अपने desires को fulfill कर लें या उनको हम avoid कर लें या उनसे लड़ लें. ठीक है, इसी के लिए उन्होंने 3 पार्ट्स दिए थे पर्सनालिटी को, या 3 मेंटल स्ट्रक्चर्स भी हम इनको कह सकते हैं, इट, सुपर ईगो एंड ईगो. इट क्या है? इट इज अ वेयर हाउस ऑफ द फॉरबिडन all the hidden desires, dreams, urges and our drives by it. जो हम बेसिकली करना चाहते हैं, हमारा मन 24 घंटे हर चीज करना चाहता है, बट स्टिल हम वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं ना. बट जो आपका जो मन है वो जो सब कुछ करना चाहता है, इट इज इड. ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट ईयर में नहीं थे तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना और वो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझना. वो बहुत प्यारी वीडियो है और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझ में आ जाएंगे. तो बाकी की ये पूरी डेवलपमेंटल जो थ्योरी उन्होंने दी है वो भी यहाँ पर भी इसको ईजी हो जाएगा समझना. द इड इज अ रॉ एंड ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ. आपने देखा होगा ना कि एक बच्चा, उसके अंदर सबसे ज्यादा इड रहता है, मतलब ये बचपन से ही इड, जैसे मुझे मम्मी मुझे ये चॉकलेट चाहिए या मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए, चाहिए तो चाहिए. वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो भी चीजें हमें प्लेजर दे रही हैं, ठीक है, वो सब कुछ चाहिए हमें और हमें इंस्टेंटली चाहिए. ओके, और वो ये नहीं देखता है इड कि क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या आउटकम्स, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखता. बस इड कहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए. ओके, देन वी हैव सुपर ईगो. सुपर ईगो क्या करता है? मॉरल पुलिस है, एक तरीके का मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करती है. सुपर ईगो इड को बताती है कि नो बेटा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. एक तरीके से हमारे ही अंदर ये चीजें चलती रहती है ना कि हम बोलते, इड हमारा कहता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो आईफोन चाहिए, आईफोन 15 प्रो चाहिए, चाहिए है तो चाहिए है. बट फिर कहीं ना कहीं सुपर ईगो समझाता है कि देखो अभी आपके पास आप सोचो, इड आपका कह रहा है देखो चोरी कर लो या पैसे चुराओ कहीं से भी, इस तरीके का मन कर रहा है, ठीक है, बट मुझे लेना है कोई भी बड़ी चीज. ठीक है, बट आपका जो सुपर ईगो है वो बोलेगा नहीं, दिस इज रॉन्ग,
ऐसा आपको नहीं करना है, दिस इज अगेंस्ट योर मॉरल्स, ठीक है, दिस इज अगेंस्ट योर वैल्यूज। तो ये थोड़ा सा एक सही रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो ये है सुपर ईगो, इसको हम मॉरल प्रिंसिपल या मॉरल पुलिस भी कह सकते हैं, ये मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, ये हमको राइट और रॉन्ग दिखाता है, ओके। देन जो ईगो है वो इन दोनों के बीच में काम करता है, एक बैलेंस बनाता है और वो रियलिटी दिखाता है, ओके। वो कहता है, ईगो क्या कहता है, ईगो कहेगा इस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे ऑफ व्हाट, ऑफ आईफोन, कि मेरा जो इड है वो कह रहा है कि नहीं आईफोन चाहिए और कहीं से भी लेके आओ, ठीक है। फिर मेरा सुपर ईगो कह रहा है कि अभी आपके पास अभी ये गलत है, ऐसे आप चोरी वोरी करके नहीं ला सकते, दिस इज वेरी रॉन्ग। बट ईगो बोलेगा, सुपर ईगो को समझा देगा, चलो ठीक है चोरी वोरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है मैंने आपकी बात भी मान ली। और इड को भी बोल देगा ठीक है आपको आईफोन चाहिए ना, मैं आईफोन ला के देता हूँ। कैसे कि ठीक है अभी थोड़ा सा वेट कर लो, या आप अपने पेरेंट्स से बोरो कर लो थोड़े से पैसे, उनको बाद में धीरे धीरे लाइक पेरेंट्स को तो आप नहीं रिटर्न करोगे, बट स्टिल अगर आप बोलो कि फ्रेंड से बोरो कर लो, फिर उसको थोड़े थोड़े करके वापस देते रहना, आपके पास आईफोन आ जाएगा, ठीक है। आपको चोरी नहीं करनी है, ओके। या कुछ और बोलेगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। मतलब बेसिकली वो सिचुएशन को संभाल लेगा, बैलेंस कर देगा इन सारी चीजों को। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमको किसने दिए थे, सिगमंड फ्रॉइड ने, ओके। तो ये बोलते हैं कि जो ईगो है वो कॉन्स्टेंटली इन दोनों के बीच में चीजों को सॉल्व और सॉर्ट आउट कराता रहता है, ओके। So the conscious mind is what is evident, and in the awareness the pre-conscious is within the realms of the unknown but can be brought into awareness, and the unconscious is embedded deep down as an iceberg and is the largest part of psyche। मतलब देखो कॉन्शियस माइंड तो आपको पता है, जो आप जिन चीजों के लिए अवेयर हो, फुल्ली अवेयर हो, और सबकॉन्शियस क्या होता है कि आप पूरी कंप्लीटली अवेयर नहीं हो, बट अगर आप चाहो तो उन चीज़ों को अपनी अवेयरनेस में ला सकते हो। बट अनकॉन्शियस जो है वो उसमें हम बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही वो चीज़ होती ही होती है, हमारे अनकॉन्शियस में, ओके। So the ego keeps free floating across the stage, but it is largely governed by the unconscious। ये हमारे अंदर जो डीप डिजायर्स हैं हमारे, है ना, हमको जो बिल्कुल डीपली इनसाइडली जो हमें चाहिए होता है वो तो इड ही करवाता है ना। और इड जो है इट इज हाईली गवर्नड विद अनकॉन्शियस, ठीक है। और सुपर ईगो सब कॉन्शियस वाली स्टेट में आता है। आप लोग ये चीज बहुत आराम से अपनी लाइफ से रिलेट करके इसको रिलेट करने की कोशिश करो कि जो सुपर ईगो है वो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में है ना, आप ला रहे हो उसको बाहर के, देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। और जो आपका ईगो है वो आपका फ्लोट करता रहता है चीजों के बीच में, ठीक है। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में जो है वो फ्लोट करता रहता है, ओके। सो दैट्स व्हाट वी हैव, 3 प्रिंसिपल्स गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, ओके। नाउ उन्होंने फिर क्या दिया, उन्होंने ये काफी काफी पॉपुलर चीज उन्होंने बताई है, विच इज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोग देखो, ये आपको याद भी हो जाएगा यहाँ पे। सो वी हैव 5 stages, but why it is written 6 stages of development from birth till adulthood, but I think 5 ही stages हैं, मैंने तो 5 ही पढ़ी हैं भाई। फाइव ही है वैसे, 5 होती हैं, आई डोंट नो अबाउट द 6th वन। तो पहला क्या है आपका, ओरल स्टेज, फिर यू हैव एनल स्टेज, then you have phallic stage, and then you have latency stage, and then you have genital stage। तो ये है आपकी 5 स्टेजेस, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि आपको ऐसे याद रखना है, OAPLG। OAPLG का मतलब कैसे याद रखोगे कि AP आप किसी का भी नाम रख लो, अनन्या पांडे कुछ भी रख लो, O अनन्या पांडे, LG का टीवी ला, तो LG तक आपको बस याद रखना है, O अनन्या पांडे, LG का टीवी ला। तो ये आपको याद रह जाएगा। ऐसे 5 स्टेजेस उन्होंने बताई थी, ठीक है, जो बचपन से लेके अडल्टहुड तक रहती हैं। और इसमें क्या है, डेवलपमेंटल के पूरा डेवलपमेंट की प्रोसेस बताया कि इस एज में ये चीज़ डेवलप होती है, इस एज में ये चीज़ डेवलप होती है, ओके। सो सबसे पहला वी हैव ओरल स्टेज, ओके। The shifting from libido from one stage to another transcends across the 5 stages of psychosexual development if the upbringing is too harsh। जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी हमने ये पढ़ा था ना कि अगर बहुत ज़्यादा जो ट्रेनिंग आप हर पीरियड में एक बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो किसी भी चीज़ की, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर दी, ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है, देयर आर चांसेस अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड कि वो जो बच्चा है उस स्टेज में फिक्सेट हो जाए और वो आगे बढ़ ही ना पाए उस चीज़ से, ठीक है।
एंड मे स्टार्ट रिलाइंग ऑन अनहेल्पफुल कोपिंग मैकेनिज्म्स। वो फिक्सेट हो गया ऑलरेडी उस चीज़ में, और फिर वो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स को चूज कर रहा है। ही स्टार्टेड स्मोकिंग, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, इस तरीके से, ठीक है। बाकी हम 5 और इन्होंने ये भी बात कही थी कि ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं हमारे, और हर स्टेज में एक ऐसा एरोगेनस जोन है जिससे बच्चा जो है वो प्लेजर सीक करता है, या इंडिविजुअल जो है वो उस स्टेज में, हर एक पर्टिकुलर स्टेज में वहाँ पर एक ऐसा जोन है जिससे हर एक इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करता है, प्लेजर सीक आउट करता है। सो फर्स्ट वी हैव ओरल स्टेज। सो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड, ओके। उन्होंने बोला था कि ओरल स्टेज में एरोगेनस जो जोन है वो है माउथ। आई होप हम क्लियरली ऑडिबल और चीजें आप लोगों को अभी तक समझ में आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया करे, मैं बोल देती हूँ, फौरन पूछ लिया करो मेरे से, ओके। सो ओरल स्टेज में एरोगेनस जो जोन है वो है माउथ, मतलब बेसिकली बच्चा जो है वो अपने मुंह से प्लेजर सीक करता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है, ब्रेस्ट फीड करता है या बॉटल से फीड करता है, उसका बेसिकली उसका माउथ से ही उसको उस टाइम पे सब कुछ प्लेजर मिल रहा होता है। या वो अपने थंब को सक करेगा, थंब को सक कब करेगा, जब वो फिक्सेट हो गया है उस स्टेज में, ठीक है। देन देन वी हैव एनल स्टेज, ठीक है। एनल स्टेज में क्या होता है, आई थिंक ये जो ओरल स्टेज है ये होती है आपके 0 to 1.5 ईयर। ओरल स्टेज 1.5 ईयर, दिस इज योर ओरल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, बताओ क्या है ओरल के बाद, अभी मैंने याद कराया ना, क्या उसका निमोनिक था याद रखने का। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? यस, एनल स्टेज, OAP, ओके। सो एनल स्टेज में, एनल स्टेज की जो एज रहती है वो भी आप लोग याद रखना, 18 months to 3 years, ठीक है। इट इज नॉट रिटन हियर बट दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, 18 months से 3 years, दिस इज 0, ओके, 0। सो 18 मंथ से 3 इयर्स तक एनल स्टेज रहती है। एनल स्टेज में क्या रहता है, बच्चा जो है मे पोर अटेंशन में पे मोर अटेंशन टू देयर एनल रीजन एंड एक्ट स्टार्टिंग होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। आपने देखा होगा ना, एक 2 से 3 साल का बच्चा होता है, वहाँ पे उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है कि कैसे आपको वॉशरूम जाना है, कैसे आपको वॉशरूम यूज करना है, इस तरीके से कैसे आपका जब तक मम्मी नहीं आ रही है तब तक आपको अपनी जो यूरिन है उसको रोक के रखना है, राइट, और फिर कब आपको उसको रिलीज करना है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है उसकी। मतलब ये बेसिकली एनल स्टेज पूरी पूरी मोस्टली इसी चीज पे फोकस्ड रहती है, ओके। अगर पेरेंट्स यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट हो गए, मतलब अगर बच्चे ने अगर कभी भी शुशु कर दी, तो क्या होगा कि हो सकता है कि पेरेंट्स उसको मारे, बहुत ज्यादा मारे। यूजुअली यही होता है, मदर क्या करती है, मार देती है बच्चे को क्योंकि उसको गुस्सा आता है, राइट, मार देती है। बट ज्यादा ही अगर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर दी तो हो सकता है कि वो उस स्टेज में फिक्सेट हो जाए, ओके। Then as the child moves on, the pleasure shifts from anal stage to the phallic stage. OAP ka now we have P. It is phallic stage. Phallic stage की एज क्या है? एज है आपकी 3 to 6 ईयर, ठीक है, 3 to 6 years of age. Phallic stage में क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, इट इज ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे इन्होंने एक बात करी है कि यहाँ जो जो बच्चे हैं 3 से 6 साल के, तो वो क्या करते हैं कि अपनी ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये ग्रीक माइथोलॉजी से ये कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, बोरो किए हैं बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड ने। उन्होंने बोला कि जो बेसिकली लड़कियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं एक दे स्टार्टेड लाइकिंग देयर फादर्स, ठीक है। और जो लड़के होते हैं वो अपनी मदर को पसंद करना शुरू कर देते हैं, और जो लड़कियां हैं वो अपनी मदर से कहीं ना कहीं जेलस होती हैं। व्हाई? बिकॉज हर मदर इज वेरी क्लोज टू हर फादर, ओके। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, एंड सिमिलर टू द बॉयज, इस तरीके का उन्होंने ये बातें बताई थी। द बॉय, यहाँ पर देखते हैं, वाइल द डिजायर फॉर हिज मदर में बी स्ट्रॉन्ग, or the boy may also be fearful of his father, hence he started identifying with the father to resolve the conflict. In the case of girl, because the mother has all the father's attention and is perceived as a rival, mother को rival की तरह देखा जाता है कि ये मेरे father से इतना close क्यों है, I should be more close to my father, okay. Hence she may start identifying with her. In the process of this identification, अब इसी identification के process में उनको अपने gender समझ में आने लगता है। Here they focus on their gender कि मैं male हूँ या मैं female हूँ, okay. Then next we have uh, next we have latency stage, OAPLG, okay. Latency,
लेटेंसी में यू हैव 6 to 13 years of age. ओके यहाँ पे 16 से 13 साल की उम्र है. इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चा है वो अब सब कुछ भूल जाता है. यहाँ पर वो सिर्फ उसका स्कूल टाइम चल रहा होता है, उसका स्कूल, कोचिंग, ट्यूशंस, जो भी उसका वो जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो ये सब कुछ भूल जाता है और इन्हीं सारी चीज़ों में क्या होता है, वो इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है. ओके यहाँ पे कोई भी उसका सेक्सुअल डिजायर्स और ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. 6 से 13 साल के बच्चे में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है. देन लास्ट वी हैव जेनाइटल स्टेज. जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, जेनाइटल स्टेज का जो एज है वो मतलब 13 एंड अबव, 13 साल के बच्चे और उससे बड़े. ठीक है. सो जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे वो हेल्दी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. क्योंकि वो प्यूबर्टी हिट करते हैं और सेक्सुअलिटी को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से परसीव करते हैं सेक्सुअलिटी को. एंड देन जो उनके पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स थे अपने पेरेंट्स से कि मेरी मदर मेरे फादर के क्यों क्लोज है या मेरा फादर जो है वो मदर के क्यों क्लोज है, वो सब कुछ ऐसा खत्म हो जाता है बिकॉज नाउ दे आर ग्रोन अप किड्स. ठीक है. तो वहाँ पे इन लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, माई मदर इज़ माई मदर एंड माई फादर इज़ माई फादर. ओके. सो ये these are the 5 stages given by Sigmund Freud. अच्छा, यहाँ पर कोई भी डाउट है अभी तक? Is there anything जो नहीं समझ में आई आप लोगों को? At least give thumbs up कि अगर समझ में आया है तो. Yes. What? कौन सा वाला? लेटेंसी. लेटेंसी वाला. लेटेंसी. लेटेंसी में क्या होता है, देखो यहाँ पर बेसिकली बच्चे की जो पूरी एनर्जी और बच्चे का जो भी पूरा टाइम है वो इस टाइम पे किस चीज पे जा रहा है, उसके स्कूल पे, उसके आपने देखा ना 6 से 12 साल के बच्चे और अपना टाइम किस में लगाते हैं, स्कूल, घर, फिर ट्यूशन और इन्हीं सारी चीजों में बेचारे उलझे रहते हैं. ओके. उनका वही मेन चीजें उनकी वही रहती हैं उनकी लाइफ में. अभी कुछ खास नहीं हो रहा है, ऑर्डिनरी एक नेवर चेंजिंग वाली लाइफ चलता है, एक नेवर चेंजिंग वाला पीरियड है ये कि हाँ भाई रोज सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना, फिर घर आना, फिर सो जाना या पढ़ाई करना, फिर ट्यूशन जाना, फिर शाम को खेलना, फिर बेसिकली वो उन्हीं सारी चीजों में उलझा रहता है. ठीक है. फाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज डिफेंस मैकेनिज्म. अब आपने ऊपर क्या देखा था कि ईगो जो है वो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराता है, इड और सुपर ईगो के. सो अब सोचो आप कि अगर आप कंटिन्यूसली दो लोगों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा रहे हो तो आप थक जाओगे कहीं ना कहीं, राइट? आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. तो इसी चीज के लिए जो ईगो है हमारा वो क्या करता है, ही यूजेस सम व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म्स. तो फर्स्ट ईयर में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी तो आई विल अगेन सजेस्ट कि एक बार वो वीडियो देख लो तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे. रिप्रेशन क्या है, या आप वो वीडियो नहीं देखना है तो अपना बुक उठाओ अनु 3 का, वहाँ पे ये सारे जो चीज़ें हैं अच्छे से विद एग्जाम्पल्स गिवन है. सो वी हैव रिप्रेशन, प्रोजेक्शन एंड देन डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, रिएक्शन, फॉर्मेशन. यहाँ पे 5 ही हैं, और भी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं. ओके. सो Freud, without doubt, was one of the most influential figures of his time and continues to influence a lot of psychological thinkers, including contemporary psychoanalysts from India like Sudhir Kakkar and Salman Akhtar. ये इंडियन psychoanalyst हैं. ओके. इन्होंने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपनी बातों से और इनकी थ्योरी काफ़ी वेल एक्सेप्टेड है. बस थोड़ी बहुत बातें जो हैं लोगों ने क्रिटिसाइज करी, बट ओवरऑल उनकी जो थ्योरी थी काफ़ी वेल एक्सेप्टेड है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. ओके. बट जितना भी पॉपुलर हो, जितना भी चार्म हो उनकी थ्योरी में, जितने भी वो पॉपुलर, उनकी जितनी भी पॉपुलैरिटी हो, बट जो साइको एनालिटिकल थ्योरी उन्होंने बताई, उन्होंने फिर बाद में लोगों ने कहा कि साइंटिफिक ही नहीं है. आपने जो चीज़ें बताई आपने साइंटिफिकली उसको प्रूव करके तो दिखाया नहीं. आपने अनकॉन्शियस 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 सबकॉन्शियस कॉन्शियस सब कुछ बोला है, बट आपने साइंटिफिकली किसी भी चीज़ को प्रूव नहीं किया है. ओके. सो बस ये एक थियोरेटिकल मॉडल बन के रह गया. ओके. As a number of new psychoanalysts started looking at different theoretical models for explanation of human behavior. New psychoanalyst वो होते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड की आधी बातें मानते हैं, that's why उनको psychoanalyst बोल रहे हैं हम. बट कुछ बातें वो अपनी बताते हैं, मतलब सिगमंड फ्रॉइड से हटके वो कुछ अपनी कॉन्सेप्ट्स बताते हैं. ओके. नेक्स्ट जो एरिक एरिक्सन है ना, वो एक तरीके के न्यू साइकोएनालिस्ट हैं. इनकी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे. ओके. Then Sigmund Freud's contribution to certain areas in psychology cannot be dismissed. Many of the theoretical insights have strongly helped the development of theories of lifespan development, psychotherapy, and personality as well.
फ्रॉइड एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस, एंड व्हाट आई बिलीव इज कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने बातें कही थी वो सही थी। मोस्टली जो हमारी पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस ड्राइव से इफेक्ट तो होती है। सी, मैं अभी तक, मेरा जितना एक्सपीरियंस है और मैंने अभी तक जितना साइकोलॉजी को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, ओवरऑल जितनी भी बातें अभी तक मैंने पढ़ी हैं, व्हाट आई बिलीव कि सबका कहीं ना कहीं अपने पॉइंट पे कहना सही है। तो हमें किस तरीके से सारी चीज़ों को परसीव करना है या टेक करना है सारी नॉलेज को, कि हाँ, इनका जो पोर्शन आपको सही लग रहा है, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सही बात है, तो वो उठा लो वहां से। फिर दूसरे किसी थ्योरिस्ट की जो बातें आपको सही लग रही है वो उठा लो वहां से। तो पूरी ओवरऑल जो है साइकोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ओके। Then he was the one of the pioneer psychologists to have laid a lot of emphasis on the early experiences। हाँ, ये आपने, ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, काफी पॉपुलर थी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में, कि वो ये बोलते थे कि अर्ली एक्सपीरियंस मतलब बच्चा जब बड़ा हो रहा है या छोटी उम्र में उसको अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया कि उसको बहुत हार्श क्रिटिसिज्म मिला, या उसके साथ हरासमेंट हुई हो, या उसके पेरेंट्स ने उसको निग्लेक्ट किया हो, तो जो हमारी लाइफ के जो बहुत अच्छे, बहुत इनिशियल जो ईयर्स होते हैं, अगर वहां पे ऐसा कुछ गलती आ गई या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है उस स्टेजेस में, तो वो जरूर जरूर उसका इफेक्ट हमारी आगे आने वाली लाइफ पे पड़ेगा। आपने ये चीज काफी, अब आप देख रहे होगे, कभी आपने कभी केसेस देखे हो, आप कभी भी किसी भी क्लाइंट्स को देखा हो जो थेरेपीज के लिए जा रहे हैं, या जिनको जो भी कोई प्रॉब्लम है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, या कोई भी इलनेस, इलनेस तो नहीं, इलनेस थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, स्टिल डिसऑर्डर्स जो हैं, तो वहां पे बहुत सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है कि आप अपना अर्ली लाइफ को एक्सप्लेन करो, कि आपकी अर्ली लाइफ में क्या कोई ऐसी बात हुई थी जो आपको इतनी अफेक्ट कर रही है आज तक। और द आंसर इज यस, मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस। तो वो जो सिगमंड फ्रॉइड ने बात कही थी वो आज भी यूज होती है। ओके, दैट्स इट। बट आपको इतना काफी है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को जानने के लिए। आई थिंक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव इनफ थ्योरी, वी हैव इनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस आंसर। क्वेश्चन अगर आता है तो क्या आएगा? I think define the perspective of Sigmund Freud in the area of human development. I'm not sure about the question, एक बार देख के बताऊंगी मैं, ठीक है। तो आपको इतना, ये सारी चीजें लिखनी है आपको, और आपको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस लिखने हैं, देन यू हैव टू राइट द लाइक डिफेंस मैकेनिज्म्स, एंड बस ये जो इतना मैंने पढ़ाया, दैट्स इट। बस बाकी इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके।